हाँ जी। राम राम, नमस्कार, खमागणी साथियों। जो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास चल रहा है और उसमें हम जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, उस श्रृंखला में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने राणा सांगा के बाद में जो कुछ राजा बने थे, जैसे रतन सिंह, विक्रमादित्य, बीच में थोड़ा बनवीर का भी इंटरफेयर था, उसके बाद में महाराणा उदय सिंह, वहां तक हमने पिछली वाली कक्षा में देख लिया था। आज जैसा आपको प्रतीत हो रहा होगा स्क्रीन पे, आज हम साथियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जो गौरवमयी इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, क्योंकि अगर पूरे विश्व के इतिहास में अगर हम भारत के इतिहास को तराजू के एक पलड़े में रखें, तो भारतीय इतिहास का जो तराजू है वो वाला पलड़ा भारी मिलेगा। अगर भारतीय इतिहास के तराजू के पलड़े में हम राजस्थान का इतिहास रखें, तो राजस्थान वाला पलड़ा भारी रहता है। और राजस्थान के इतिहास में अगर हम मेवाड़ की हिस्ट्री वाला तराजू के पलड़े में तोले, तो मेवाड़ वाला भरी रहता है। और मेवाड़ में खैर राणा प्रताप है ना। तो आज की कक्षा में अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें पहले की, जैसे मैं आपको एक बार यूं हल्की हल्की चीजें कुछ समझा देता हूँ। क्योंकि जो महाराणा उदय सिंह का था, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में उदय सिंह का थोड़ा लास्ट का टाइम आपको बताना था। तो देखिए आप, वैसे हमने ढंग से देख लिया था महाराणा उदय सिंह को, लेकिन कुछ चीजें इनमें रह गई थी। वो क्या रह गई थी? महाराणा प्रताप से रिलेटेड ही थी, इसलिए मैंने सोचा आपको वहीं करवा दूंगा। देखो आप, जो महाराणा उदय सिंह थे, इनके दो रानियां थी। उदय सिंह के रानियां कितनी थी? दो। दो कौन कौन सी थी? एक तो थी आपके जयवंता बाई, हमने तो यूं ढंग से पढ़ा था, जयवंता बाई और महाराणा उदय सिंह का विवाह पाली जिले की एक तहसील पड़ती बाली, वहां पे हुआ था। कब हुआ था? 1537 में। जयवंता बाई किसकी पुत्री थी? अखिराज सोनगरा की, जो कहाँ के थे? पाली के थे। और एक उदय सिंह की रानी थी धीरबाई भटियाणी। धीरबाई भटियाणी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उदय सिंह के दो रानियां थी मेनली, जो थी वो कौन कौन? एक तो जयवंता बाई और एक आपकी धीरबाई भटियाणी। जयवंता बाई की कोख से दो संतानें हुई। बड़े वाले तो अपने प्रताप हुए, और छोटे वाले जो थे वो थे शक्ति सिंह हुए। इधर धीरबाई भटियाणी की कोख से होता है जगमाल। कौन होता है? जगमाल। अब वही वाली बात हमने पढ़ा था कि 1568 में, 25 फरवरी 1568, जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था, और उसमें जो अकबर द्वारा आमेर वाले भगवान दास के कहने पर जो कत्लेआम का आदेश जारी किया गया था, लगभग 30,000 निर्दोष व्यक्ति उसके अंदर मारे गए थे। तो उदय सिंह को उससे बहुत गहरा सदमा सा लगता है। ये जो है वो अपने अंतिम समय में थोड़े से गुमसुम ही रहा करते थे, और कहीं ना कहीं लोगों को स्पष्ट पता ही चल ही जाता है भाई अब यार इनका अंतिम सा ही समय। तो जब महाराणा उदय सिंह अपने अपने अंतिम दिन गिन रहे थे, उस समय जो धीरबाई भटियाणी वो उदय सिंह के पास जाती है, और उदय सिंह को जाके कहती है कि आप मेरे से प्रेम ही नहीं करते। उदय सिंह ने कहा यार ये कौन सी बात है, अगर मैं तेरे से प्रेम नहीं करता तो ये जगमाल पैदा थोड़ी ना होता। प्रेम करता हूँ तभी तो जगमाल पैदा हुआ। नहीं नहीं, बोला आज वो आजकल वो वाली बात नहीं रही। तो कौन सी वाली बात नहीं? अभी तो तेरे को सुबह तो आई लव यू बोला था, अभी अभी थोड़ी देर बाद में और बोला था मैंने आपको आई लव। नहीं, वो वाली बातें नहीं मैं कह रही। तो क्या कहना चाहते हो साफ साफ को? धीरभाई भटियाणी ने कहा उदय सिंह जी, कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा आपका? तो उदय सिंह ने कहा वो साहब स्पष्ट है, मेरा जो सबसे बड़ा वाला बेटा है प्रताप, यानी कि राजा की जो बड़ी वाली संतान है वही पिता की गद्दी की असली जो है वो हकदार होती है, उत्तराधिकार तो वही होता है। धीरभाई भटियाणी ने कहा यही गड़बड़ है। उदय सिंह ने कहा तेरे कहने का मतलब क्या है? बोले प्रताप जो है वो आपका बेटा है और मेरा तो वो सौतेला बेटा हुआ। तो उदय सिंह ने कहा क्या चाहती है, घुमा मत बात को, डायरेक्टली के। तो धीरभाई भटियाणी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आपके बाद में जो मेवाड़ का राजा कौन बने? जगमाल बने। तो उदय सिंह जो थे वो अपनी रानी धीरभाई भटियाणी के प्रेम जाल में आके और मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित कर देते हैं। जब इन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो राणा प्रताप जो थे वो बिल्कुल भी उनको इस चीज का जो है वो 1% भी वो निराश नहीं हुए। ये कहने का मतलब, जैसा मूवी देखते हैं बाहुबली,
तो उसमें बाहुबली के बड़े बड़े भाई को जब वो राजमाता राजा घोषित करती है, तो छोटा वाला कहता, वो बाहुबली कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनके सेनापति के रूप में रह जाऊंगा। कहा ठीक है। अब फाइनली उदय सिंह की एक दिन डेथ हुई, और जब पिताजी की डेथ होती थी तो जो अगला होने वाला शासक होता था वो कभी भी जो अंतिम यात्रा होती थी उसमें भाग लेने नहीं जाता था। बाकी जो बचे हुए भाई है या बाकी जो सामंत सरदार है वही उनको शमशान में ले जाएंगे अंत्येष्टि के लिए। क्यों? राजा जो बनेगा वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उधर तो अंतिम संस्कार चल रहा होता था, और इधर दूसरी तरफ जो नया राजा बनेगा उसकी तैयारियां। भाई मेवाड़ का जो महाराणा है उसकी जो गद्दी है वो खाली तो नहीं छोड़ सकते ना। जैसा आज भी हम संविधान में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की अगर अपने पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है, उसे हटा दिया जाता है, या एन कैन कोई से भी कारण से अगर उन्हें अपने पद से हटा दिया जाए तो विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस चुनाव करने पड़ेंगे क्योंकि वो एक पद होता है, वो खाली नहीं रह सकता। तो जो अगला जो शासक बनता था वो कभी भी पिता की अंतिम यात्रा में भाग नहीं लेता, वो महलों में रुकता और वहीं पर उसके राज्याभिषेक की तैयारियां चलती। तो प्रताप, शक्ति सिंह, ये सब लोग तो उदय सिंह जी का गोगुंदा के अंदर अंतिम संस्कार करने गए हुए। जगमाल जो था वो महलों के अंदर ही ठहरा हुआ गोगुंदा वाले में, क्योंकि इसका राज तिलक होना था। अब वहां पे जैसे ही उदय सिंह जी की चिता के आग लगी, तो आपने देखा होगा चिता के जब आग लग जाती है तो उसके बाद में लोग भाग ना 5-5, 7-7 जनों के ग्रुप बना के वो वहां बैठ जाते हैं, क्योंकि जब तक वो चिता नहीं जलती है घंटा आधा घंटा, तो बैठे बैठे क्या करे यार, तो यूं गप्पे लड़ा रहे होते हैं तो उसी समय गोगुंदा में भाई उदय सिंह की डेथ हुई थी, तो आसपास के सामंत सरदार तो आएंगे, है ना। तो अपने जो मैंने आपको बताया था सलूम्बर, जो मेवाड़ का सबसे इंपॉर्टेंट ठिकाना था चुंडावतों का, सलूम्बर, यहाँ के कोई कृष्णदास चुंडावत थे। इस समय यहाँ के सामंत कौन थे? कृष्णदास चुंडावत जी। वो वहां बैठे 5-7 जनों के साथ में। एक जो आपके महाराणा प्रताप के जो नाना थे अखिराज सोनगरा, अभी तक जीवित थे भाई के। अखिराज सोनगरा जो है वो भी वहीं मौजूद है। इसके अलावा महाराणा प्रताप के जो मामा है मान सिंह सोनगरा, वो भी वहीं पे मौजूद है। मान सिंह सोनगरा ये तो प्रताप के नाना थे, और ये प्रताप के क्या थे, ये वहीं पे मौजूद। बैठे बैठे बातें भाई, शमशान में जब तक चिता जलती तब तक गप्पे लड़ाते लड़ाते जो प्रताप के मामा थे मान सिंह सोनगरा, इन्होंने बात छेड़ दी कि यार जो मेरा वाला भांजा है प्रताप, वही ज्येष्ठ पुत्र था और राजा बनने के योग्य भी वही है। जगमाल जो है उसमें कौन से गुण मिलते हैं कि वो राजा बनेगा या मेवाड़ को वो उस स्थिति पे ले जाएगा जहां पे मेवाड़ का इतिहास स्थान रखता है? कैसे उदय सिंह जी ने अंतिम समय में डिसीजन ले लिया था? तो जब ऐसी बात छिड़ी तो 5 की जगह 10 जने आके बैठ गए, 15 बैठ गए, 20 बैठ गए आके। अखिराज सोनगरा भी वहां के बैठ गए। अखिराज सोनगरा ने कहा एक बार कृष्णदास चुंडावत को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि सेलुम्बर वाला जो सामंत होगा, जागीरदार होगा, वो जो फाइनल कर देगा वही होगा। हमने पढ़ा था राणा लाखा के समय, राणा चुंडा के वंशज जो थे चुंडावत उनको जो 4 ठिकाने मिले थे, बेंगू, देवगढ़, आमेट और सेलुम्बर। तो सेलुम्बर वाले चुंडावत जागीरदार को ये अधिकार दिया गया था कि आप जो राजा के पुत्रों में से जिसके आप राज तिलक कर दोगे वही अगला होने वाला मेवाड़ का राजा होगा। तो इनको बुलाया कृष्णदास चुंडावत जी को। इनको कहा कि कृष्णदास जी आपको नहीं लगता कुछ गलती हो रहा है? कृष्णदास जी ने कहा मुझे भी लगता है गलती हो रहा है। जो राज्य का असली भोग है वो तो प्रताप ही करना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र वही है। तो पूरी प्लानिंग वहां शमशान के अंदर हो गई। उधर जगमाल जो है यूं बढ़िया ना धोके यो रेडी सा हो रखा। धीर भाई भटिया ने भी सपने देख रही कि मेरा बेटा मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। लेकिन जैसे ही सामंत उदय सिंह का अंतिम संस्कार करके वापस गोगुंदा के महलों में आए तो वहां पर उन्होंने अपना राजा महाराणा प्रताप को चुना, जगमाल को हटा दिया। और सामंतों और सरदारों के सामने जो शासक है वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जगमाल जो है बेचारी की बेइज्जती हुई यार, राजा घोषित करने के बाद। और ये स्पष्ट है कि घंटे एक भर बाद में राज तिलक होना है, सामंत और सरदार टेक जो वो डिसीजन कैंसिल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जगमाल जो है उसको अपमान फील हुआ और इन सब ने मिलकर और महाराणा प्रताप को राज्य जो है अगला राजा घोषित कर दिया। ऐसे कहते हैं कृष्णदास जी जो चुंडावत थे, जो मेवाड़ की पीढ़ियों दर पीढ़ियों की जो चली अभी तलवार थी, उन्होंने महाराणा प्रताप के यहाँ पे बांधी और वहीं से प्रताप जो है अगला राजा घोषित हो गया। जगमाल क्या करे? अब वही वाली बात यार, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो मेवाड़ वालों को दुश्मन कौन? अकबर।
और इधर जगमाल के अब दुश्मन कौन बन गए? प्रताप बन गए। तो प्रताप का दुश्मन कौन है? अकबर। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, इसलिए जगमाल जो है ना वो अकबर चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। ध्यान से सुनना आप, यहां से काफी चीजें क्लियर होगी। जगमाल कहाँ चला गया? अकबर के पास। अब देखना आगे की स्थिति क्या थी। यहां पे जैसे मैं आपको कहूं अपना मेवाड़ स्टेट, ऐसे देख लो आप, ये अपना मेवाड़। मेवाड़ की गद्दी पे कौन बैठे? महाराणा प्रताप। इधर कौन? हिंदुस्तान का मुगल बादशाह अकबर। अकबर के पास कौन चला गया? जगमाल। ऐसे कहते हैं अकबर के एक सेनापति थे जिनका नाम था राय सिंह। सेनापति का नाम क्या था? राय सिंह। बीकानेर वाले महाराजा राय सिंह। ये राय सिंह जो है वो कोई गुजरात अभियान पे जा रहे थे। तो गुजरात आपको पता है, जब गुजरात जाते हैं तो या तो उधर बांसवाड़ा से होके जाओ, या फिर अपने जो आबू आबू वाला इलाका है, माउंट आबू वाला, वहां से होके फिर आगे गुजरात का पालनपुर आ जाता है, यही बेल्ट। तो राय सिंह जब गुजरात जा रहे थे तो इन्होंने देखा यार बीच में सिरोही पड़ती। बीच में क्या पड़ती है? सिरोही। और सिरोही के राजा उन दिनों सुल्तान देवड़ा, जो अकबर का विरोधी था, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। राजस्थान के अंदर ऐसे 3 राजा थे जिन्होंने कभी भी अकबर की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। वो कौन कौन थे? आपको भली भांति पता होगा। मारवाड़ के राव चंद्रसेन, सिरोही के सुल्तान देवड़ा, मेवाड़ के महाराणा प्रताप। हालांकि सुल्तान देवड़ा बाद में कर लेता है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जब राय सिंह गुजरात लौट रहा, गुजरात की ओर जा रहा था, तो सिरोही देखा उसने, यार सिरोही को भी लपेटे में ले लेते। अब एक भारी भरगम फौज के साथ इसने सिरोही पे अटैक किया। तो सुल्तान देवड़ा एग्री हो गया कि ठीक है, मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूंगा। और राय सिंह ने अकबर को मैसेज किया कि साहब ये सिरोही वाला राजा अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए एग्री हो गया, बताओ क्या किया जाए। अकबर ने कहा करना क्या, वही संधि कर लो। क्या मांगे संधि में? संधि में बोले आधा सिरोही ले लो पड़े। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि संधि करने का पर्पज ये होता था कि सामने वाले राजा को इतना कमजोर कर दो कि भविष्य में वो अपने सामने युद्ध लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो सके। क्योंकि अगर भविष्य में उसने संधि की अवहेलना की और जब वो कमजोर रहेगा तो अपने सामने टिक नहीं पाएगा, वापस उस पर अधिकार कर लेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि जो सिरोही था आपका, है ना, ये जैसे मैं आपको कहूं पूरा सिरोही है, तो ये आधा जो सिरोही है आधा कौन सा? जिसकी सीमा मेवाड़ से लग रही है, वो तो रखा अकबर ने। बताओ किसके पास आ गया? अकबर के पास। और जो आधा सिरोही है वहां पे जो राज कर रहा है वो कौन है? आपके सुल्तान देवड़ा। संधि हो गई और उसके तहत आधा सिरोही जो है अकबर को देना पड़ा। अब अकबर दिमागदार आदमी था, अकबर के पास में जगमाल बैठा ही था, प्रताप का भाई। वो राजपूतों को राजपूतों से लड़ाने वाली नीति को अच्छे से जानता था। हालांकि अनपढ़ था लेकिन माइंडेड खोपड़ी था। अकबर ने गेम खेला और जो आधा सिरोही जो मेवाड़ से टच होता है उसका जो है वहां पे किसकी पोस्टिंग कर दी? जगमाल देव, आपके जगमाल की। किसकी पोस्टिंग कर दी? जगमाल की। ताकि मेवाड़ सिरोही की सीमा आपस में लगती हुई है, दोनों भाई आपस में रहेंगे, लड़ते रहेंगे, अपन अपनी रोटी सेकते रहेंगे। ये अकबर का डिसीजन था। आधा सिरोही किसके पास? सुल्तान देवड़ा के पास। अब सुनना आप, कहानी में ट्विस्ट यहां आएगा। जो सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा के पहले कौन थे? सुल्तान देवड़ा के पहले सिरोही के शासक थे मान सिंह देवड़ा। अगर आप लोगों को कुछ याद आया तो जब मैंने आपको महाराणा उदय सिंह पढ़ाया तब बताया था मैंने आपको, उदय सिंह के कुछ पड़ोसी राज्यों से विवाद हो गए थे, जैसे अजमेर वाला हाजी का पठान के साथ, मारवाड़ वाले मालदेव के साथ, और उसने आसपास के 2 राज्यों में इंटरफेयर भी किया था। बूंदी के राजा सुरजनमल हाड़ा को उसने बूंदी का राजा बनाया था और सिरोही का राजा उसने मानसिंह देवड़ा को बनाया। वही मानसिंह देवड़ा। तो सुल्तान देवड़ा से जस्ट पहले सिरोही का राजा कौन था? मानसिंह देवड़ा। मानसिंह देवड़ा के एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था ईशालू। बताओ, सुल्तान देवड़ा जो मानसिंह देवड़ा है उसकी बेटी का नाम क्या है? ईशालू। लड़का नहीं हुआ था इसके लड़का नहीं हुआ था मानसिंह के, इसलिए मानसिंह ने सुल्तान देवड़ा को तो अडॉप्ट कर रखा था, गोद ले रखा था। यानी मानसिंह देवड़ा का दत्तक पुत्र है सुल्तान देवड़ा। तो जो ईर्षालु है ना, ईर्षालु, इसकी शादी जगमाल के साथ हो रखी थी, महाराणा प्रताप वाले भाई के साथ। तो आधा सिरोही तो जगमाल के पास में ही, जगमाल यहाँ पे बैठा है। एक दिन रोमांटिक का सा मौसम था, बारिश वारिश हो रखी थी, शाम को 6-7 बजे का टाइम। जो ईशालू थी उसने जगमाल को कहा कि सुनो जी एक बात कहूं। क्या भाई, क्या बात है? बोले मैं उन महलों में बैठना चाहती हूँ जिन महलों में मेरे पापा बैठा करते थे। जगमाल ने कहा है वो महल तो जो आधा सिरोही सुल्तान देवड़ा के पास में, उसके पास में, बोल मुझे नहीं पता। बोले
आप सिसोदिया कुल, एकलिंग नाथ जी के दीवान, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? जगमाल ने कहा यार लुगाई इतनी बड़ी बात कहते हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जगमाल जो है उस दिन थोड़ा एक दो पे एक टेक लगाया हुआ ही था, और जगमाल ने उस दिन जो आधा बचा हुआ सिरोही उस पर अटैक कर दिया। अब वो तो इसकी किस्मत अच्छे थे कि उस दिन सुल्तान देवड़ा अपने रियासत में प्रेजेंट नहीं था। अब उसने जल्दीबाजी में कर तो दिया औरत के ऊंचा चढ़ाने पे, लेकिन बाद में जगमाल को रियलाइज हुआ कि सुल्तान देवड़ा आएगा आज निकाल तो, और जिस दिन आएगा अपने जूत पड़ेंगे। इसलिए जगमाल जो है, देवड़ा नहीं, जगमाल भाग के और अकबर के पास चला जाता है, और अकबर को जाके कहता है कि साहब ये मेरे से गलती हो गई, दुड़खानी हो गई, लुगाई के कहने पे मैंने ऐसा उमदा काम कर दिया। अकबर ने कहा कोई उमदा काम नहीं किया तूने, सही काम किया, उससे पूरा सिरोही हमें छीनना है। जगमाल ने कहा साहब मेरे पास इन मीन तोता तीन, कितने ऐसा एक तो सैनिक है, मैं सुल्तान देवड़ा को कैसे हरा पाऊं? अकबर ने कहा बता कितने सैनिक चाहिए, मैं भेजता हूँ। साहब सैनिक तो भेज दोगे, और कुछ सेनापति भी चाहिए? तो अकबर ने कहा ठीक है मैं भेजता हूँ। तो अकबर ने इस समय जो आपके जगमाल था महाराणा प्रताप का भाई, उसके साथ में एक बंदे को और कर दिया, दुरसा आडा को। किसको कर दिया? दुरसा आडा को। अब आप बोले सर दुरसा आडा तो एक चारण कवि थे, लेकिन अकबर की क्वालिटी थी कि अकबर के दरबार में जो भी बंदा रहता, चाहे वो साहित्यकार हो, कवि हो, सेनापति हो, तो वो सबको लड़ने के लिए भेजता था। हम आगे देखेंगे कि बीरबल जैसे मजाकिया आदमी को भी वो लड़ने भेज दिया था। हम आगे देखेंगे कि रहीम जी जो दोहे लिखते थे उनको भी लड़ने भेज देता था। तो जगमाल के साथ इस बार किसको भेजा? दुरसा आडा को। और फिर यूं जगमाल को यूं लगा यार अपने पास तो खूब सारे सैनिक, अब तो सुल्तान देवड़ा को सल्टाई देंगे, अकबर का आशीर्वाद है। और जगमाल जो है अब सुल्तान देवड़ा को परेशान करे। सुल्तान देवड़ा आगे आगे और जगमाल उसके पीछे पीछे। बेचारा सुल्तान देवड़ा रात में जाके कहीं छिपे, जगमाल वहां पे अटैक करते। फिर सुल्तान देवड़ा दूसरे दिन अगले गांव में छिपे, वहां पे अटैक करते। ये प्रोग्राम चलता रहा 10-15-20 दिन। एक दिन सुल्तान देवड़ा का दिमाग खराब, बोले यार ऐसे कितने एक दिन काम चलेगा, कितने एक दिन भागते रहेंगे अपन। और आज बोले या तो मैं नहीं या जगमाल नहीं, इसकी खाच मैट के छोड़ूंगा आज। तो ऐसा कहते हैं कि उस नाइट में ये जो जगमाल है इसने अपना जो रात्रि का कैंप है, रात्रि का जो शिविर है, वो सिरोही में एक गांव पड़ता है दातानी। कौन सा गांव? दातानी गांव में जगमाल ने अपना नाइट का कैंप लगा रखा। और सुबह उठते वही योजना, सुल्तान देवड़ा के बंबू करना सुबह उठ के। तो यहाँ पे कैंप लगा रखा। दुरसा आडा जी भी, मुगलिया फौज यहाँ पे मौजूद। और सुल्तान देवड़ा ने इस दातानी पे अचानक अटैक कर दिया भयंकर वाला, और इतना भयंकर युद्ध लड़ा गया दोनों सेनाओं के मध्य कि इस युद्ध को दातानी का युद्ध कहते हैं। साथियों ध्यान रखना 1583 में लड़ा गया था ये। और इस युद्ध की महत्ता तब हमें जब पता चलती है कि दातानी के युद्ध को राजस्थान का दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुल्तान देवड़ा के पास में बहुत कम सैनिक थे, और उसने जगमाल दुरसा आडा के नेतृत्व में आई मुगलिया फौज जो इनकी संख्या में ज्यादा थी, उनको हरा दिया उस युद्ध में। इसलिए इसे राजस्थान का दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। दातानी के युद्ध को कब हुआ था? 1583 में। किस किस के बीच? सुल्तान देवड़ा और जगमाल के। और जगमाल की हेल्प कौन कर रहे? दुरसा आडा। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में सुल्तान देवड़ा एक तरफा जीत गया था, जगमाल लड़ता हुआ मारा गया। देख लो, एक लुगाई की, एक औरत की इच्छा ने आदमी को मरवा दिया। और इस पक्ष के जो लोग हैं वो भयंकर घायल हुए पड़े युद्ध के मैदान में। अब जब युद्ध खत्म हो जाता था, जो सैनिक सेनापति घायल अवस्था में होते थे, ऐसा लगता है कि यार ये बंदा अब नहीं जी सकता है, क्योंकि घाव को देख के लग ही जाता था कि भयंकर अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो ये नहीं बचेगा यार, घंटे भर बाद में मरेगा, इससे अच्छा कि अपन इसको तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दे, दुख तो नहीं पावा बेचारा कम से कम। और जिसका ऐसा लगे कि यार ये जिंदा रह सकता है, तो उसका यूं फिर ट्रीटमेंट करे, पट्टी वट्टी बांधे, मरहम पट्टी करे, उसका इलाज करे। तो कहते हैं कि सुल्तान देवड़ा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ रे, जो भी घायल सैनिक पड़े उनका परीक्षण करो, और जो तुम्हें लगे कि जो अपने सामने वाले सैनिक थे, मुगल सैनिक, उनमें से अगर कोई अधमरा भी पड़ा तो उसको सल्टा दो। ये जैसे ही सुल्तान देवड़ा ने आदेश दिया, दुरसा आडा जी जो थे ना, वो उनमें यूं थोड़ी बहुत वो घायली होके वहां गिरे थे, और थोड़ी बहुत इनके अंदर जान थी, घायल अवस्था में पड़े थे। लेकिन इनको जैसे ही पता चला कि अब मरेंगे अपन, क्योंकि सुल्तान देवड़ा ने आदेश जारी दे दिया, तो दुरसा आडा जी जैसे तैसे करके खड़े होते हैं, और खड़े होके आवाज लगाते हैं कि मैं जो हूं, मैं राजपूत नहीं हूं, मैं चारण हूं। क्या कहा? मैं राजपूत नहीं हूं, मैं क्या हूं? चारण हूं। सुल्तान देवड़ा ने खड़े खड़े डायलॉग मारा गया, थोड़ा सा जीने के वास्ते किसी और की संतान बन जाना गलत बात है। कि आप मुझे ये कहोगे कि आप चारण हो, आप थोड़ा सा और जीना चाहते हो,
और आप कहोगे मैं राजपूत नहीं हूं, मैं चारण हूं, तो चारण आप कहोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, आप और जी जाओगे। इसके लिए दूसरे किसी की संतान बन जाना गलत बात, आप राजपूत योद्धा हो। क्योंकि दुर्साहडा का जो शरीर था, कद कांटी थी, वो एक राजपूत योद्धा के जैसी थी। दुर्साहडा जी ने कहा कि बाप की सौगन वो, मैं राजपूत नहीं हूं, मैं तो चारण हूं। और इस युद्ध में जगमाल जी के साथ में आ गया था, अकबर का दरबारी कवि हूं। उस टाइम दुर्साहडा जी को इतने नहीं जानते थे। सुल्तान देवड़ा माइंडेड आदमी, सुल्तान देवड़ा ने कहा एक काम करो, आप कवि हो तो आप एक काम करो, मुझे एक दोहा सुनाओ। तो दुर्साहडा जी ने कहा बताओ किसके बारे में सुनो। तो सुल्तान देवड़ा ने कहा कि इस दातानी के युद्ध में मेरा एक सेनापति था जिसका नाम था सुमरा चौहान। ध्यान रखना आप, दातानी के युद्ध में सुल्तान देवड़ा का सेनापति कौन था? सुमरा चौहान। वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था और इस युद्ध की जीत का श्रेय इसी को जाता है। तो बोले सुमरा चौहान की वीरता बहादुरी पे मुझे एक दोहा सुना दो, और चारण हो तो दोहा तो यूं निकले। दुर्साहडा जी ने कहा लो बिल्कुल सुनाता। तो दुर्साहडा जी ने कहा धरे रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता छत्रहाण, धरे रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता छत्रहाण, सुमरो मरण सुधारियो चहु थोका छोवान। इस दोहे का मतलब है कि आपकी जो सिरोही भूमि है, जो यहाँ की धरा है, वो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। और इसमें जो चौहानों का एक तरीके से मैंने आपको बताया था, सिरोही पर कौन से चौहान थे? देवड़ा। ये भी कौन सा था? सुमरा चौहान। कि इधर जो चौहानों ने कीर्ति यश गाथा ये जो प्रचलित की है दाताने के युद्ध में, बहुत कम सैनिकों को लेके, और मुगलों को जो झुकाने वाला सेनापति था वो सुमरा चौहान था। और वास्तव में सुमरा चौहान अपने कुल का, अपनी मातृभूमि का और आपका खुद का नाम रोशन करके चला गया। सुल्तान देवड़ा ने कहा शाबाश मेरे चीते, तू तो पक्का चारणी है। और फिर सुल्तान देवड़ा दुर्साहडा जी को यूं ढंग से हाथी वाती पे बिठा के और अपने महलों के अंदर ले गए थे। और फिर बाद में हम पढ़ते हैं कि दुर्साहडा जी जो है सुल्तान देवड़ा के दरबार में ही कवि रहते काफी लंबे समय तक। और आज भी जो सिरोही का अचलगढ़ फोर्ट है, वहां पे हाथी पर सवार दुर्साहडा की प्रतिमा लगी हुई है। तो ये वाला युद्ध था दातानी का युद्ध, मैंने आपको यूं थोड़ा ढंग से बता दिया, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि है ना, जैसे हम महाराणा प्रताप पढ़ते हैं तो अपन शॉर्टली एक लाइन पढ़ते हैं कि जगमाल किसी दातानी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। कि जैसे ही महाराणा प्रताप को राजा बनाया तो ये अकबर के पास गया, और अकबर ने इसकी पोस्टिंग सिरोही में कर दी थी, और वहां दातानी के किसी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। तो ये दातानी का युद्ध था प्रॉपर, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो अब जगमाल का लफड़ा तो खत्म है ना। और अपने इधर जो है वो मेवाड़ के राजा कौन बने? तो अपने महाराणा प्रताप, ये रहे महाराणा प्रताप। चलो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले प्रताप इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि शासन काल भी हमको अच्छे से याद करना है। मैंने आपको बताया था कि महाराणा उदय सिंह की डेथ होली के दिन हुई थी, और डेट क्या थी? 28 फरवरी 1572। तो उसी दिन प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। ये कब तक रहे थे? तो 19 जनवरी 1597 तक, 97। भाई प्रताप इतना इंपॉर्टेंट है कि इनका हो सकता है अपने को शासन काल भी पूछ लिया जाए। तो आप ध्यान रखना कि लगभग कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया था? 25 वर्षों तक शासन किया था। अब वही ले दे के भाई प्रताप इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेवाड़ की हिस्ट्री में, राजस्थान की हिस्ट्री में और इंडिया की हिस्ट्री में। क्योंकि जहां अपनी जीके की जो पुस्तकें होती है, चाहे वो तमिलनाडु में चल रही हो, वो असम में चल रही हो, उन सब में महाराणा प्रताप चैप्टर मिलेगा। तो बड़ा फेमस कैरेक्टर है, तो यूं ढंग से पढ़ना चाहिए। पिता कौन थे इनके? हमने पढ़ा था कि इनके पापा का नाम था उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पापा कौन थे? उदय सिंह थे। इनकी मम्मी का नाम क्या था? तो हमने अभी देखा था कि मम्मी का नाम था जयवंताबाई। जयवंताबाई की कोख से दो हुए थे, एक तो शक्ति सिंह और एक प्रताप। इनका जन्म कब हुआ? अगर हम डेट को देखें तो इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। 9 मई 1540। लेकिन भाई अपने जो वडेरे हैं वो तिथियों को मानते थे, इसलिए आप लोग देखना अपने जितने भी देवता है तो देवताओं के मेले डेट के अनुसार नहीं आते, तिथि के अकॉर्डिंग आते हैं। अपने जितने भी मेले हैं वो तिथि के अकॉर्डिंग आते हैं। या आप आज भी अपनी दादी को पूछना घर जाके, बोल दादी देखिए बताना पापा कब जन्मदिन कब आता है? तो दादी कहेगी बोले भादवा को महीनो, बिजली आसमान में भयंकर बिजलियां कड़क रही ही, माचा के पागा पागाती। माचे के जो स्तंभ होते हैं जिनमें माचा टिका हुआ था, पिलर एक तरीके से, उनको पागे कहते हैं राजस्थानी में। बोले पागा पागाती पानी भरगोर शायद भादवा को महीनो हो, शुक्ल सुदी पक्ष और शायद 11 से या 10 है, बोले उस दिन तेरे पापा का जन्म हुआ था। तो अपने पुराने जो लोग थे वो तिथियों को मानते थे, डेट को नहीं मानते। इसलिए अपने को ध्यान रखना महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था महीना ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल और तिथि तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का। अब ये चीज है ना, आप एक और नोटिस करना, जब महाराणा प्रताप की जयंती आती है तो कुछ जने 9 मई के दिन स्टेटस लगाते हैं,
कि महाराणा प्रताप की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कई जने आप देखना या तो 9 मई से कुछ दिन पहले या 9 मई से कुछ दिन बाद लगाते हैं। और अपने यूं कंफ्यूजन का सा विषय रहता है यार कि प्रताप की जयंती 9 मई को आती है, तुम पहले ही क्यों लगा के बैठे हो। या कई जने बाद में लगाते हैं, क्योंकि अपने जो महीने वो आगे पीछे चलते रहते हैं साल के अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान रखना, जो डेट को देख के लगा रहा है वो तो 9 मई, और जो तिथि के अकॉर्डिंग लगा रहा है वो है आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। फिर यहाँ लिखा हुआ है महाराणा प्रताप का जन्म स्थान, यानी इनका जन्म हुआ कहाँ पे था। तो मैं देखो आपको यूं थोड़ा ढंग से बता देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। महाराणा प्रताप का जन्म साथियों कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़। और जो बंदा कुंभलगढ़ में जन्मा है ना, उसने यूं ढंग का इतिहास रचा है। राणा सांगा का जन्म भी हमने देखा था 1582 में कुंभलगढ़ में हुआ था। सांगा भी इधर ही पैदा हुआ था। आप लोग कभी कुंभलगढ़ जाओ तो आप देखना, जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के अंदर अपन जब आगे जाते हैं और कुंभलगढ़ में आप जैसे जैसे आगे जाओगे इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो लास्ट में जाके और कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु किला है, एक लघु गढ़ है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। तो कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसे क्या कहते हैं? कटारगढ़। आप लोगों ने और पढ़ा होगा दुर्गों के अंदर कि कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे कुंभलगढ़ के अंदर जाते हैं, जैसे जैसे इस गढ़ की ऊंचाई बढ़ती रहती है। सबसे ऊंचा जो महल है इसमें कुंभलगढ़ में वो कटारगढ़ है। और कटारगढ़ इतना ऊंचा है कि वहां से आप पूरे मेवाड़ पे नजर रख सकते हो। अब नजर किससे रखें? आंख से, इसलिए इसको क्या कहे? मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ के अंदर भी साथियों एक महल है जो इस कटारगढ़ में भी सबसे ऊंचा है। और ऐसे महलों को हमारे राजस्थान में बादल महल कहते हैं। जो किले का या किसी गढ़ का सबसे ऊंचा महल होता है, या वर्षा ऋतु के दौरान जिससे बादले भी नीचे दिखे। आप कहोगे सर फिर कुछ महल ऐसे भी तो हैं जो, या कुछ गढ़ ऐसे भी हैं जो धरातल पर उनमें भी बादल महल है। तो मैं कहूंगा हाँ, तो उनके ऊपर आपको बादलों के चित्र, बादलों की आकृतियां दिखेगी। तो बादल महल कहलाने के पीछे दो कंसेप्ट हो सकते हैं, या तो इतना ऊंचा हो कि जहां से बादले भी नीचे दिखे, जो बादलों को टच होके निकले, बादल जिसको टच करके निकले, और जो धरातल पर स्थित है तो उसमें वो वाला होता है जिन पे बादलों के चित्र वित्र बन रखे हो, तो वो बादल महल होते हैं। तो साथियों जो बादल, इस पे खूब सारे गाने भी बने कि हरियाला बना वाला, अगर आपने गाना सुना हो तो, मैं सूती बादल महल बनी ने क्यों जगाई वो हरियाला बना, तो वो बादल महल वाला है। बादल महल में भी यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है ना। एक तो है जनाना, जनाना मतलब जिसमें औरतें रहती हो, और एक है बादल महल में मर्दाना, जहां पे पुरुष रहते हो। ध्यान से देखना, देखो आप, कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर बादल महल में जनाना और मर्दाना। और इस जनाना में एक जगह जूनी कचहरी। बताओ जनाना में कौन सी जगह? जूनी कचहरी। और जूनी कचहरी में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। कितना ऊंचा, कितनी ऊंची जगह पे हुआ है ना, ठेठ कुंभलगढ़ के अंदर। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ से देख लेना ना, वहां आता नहीं, मैंने इसलिए बता दिया। तो आपसे जन्म स्थान पूछे तो आप क्या लिखोगे? जूनी कचहरी। जूनी कचहरी। जूनी कचहरी कहाँ पे है? तो आप शॉर्ट में फिर आप वहां से देख लेना अगली वाली स्लाइड से। कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ और उसमें बादल महल, और कुंभलगढ़ कहाँ पे? अपने राजसमंद में। बचपन का नाम क्या था महाराणा प्रताप के? तो हम देखते हैं कि इनके बचपन का नाम कीका या कूका था। कीका या कूका। अब बहरे वही अजीब सी चीज लगती है जब आरपीसी में प्रश्न देती है कि बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम बताओ, हम कहते हैं लीला। इवन खूब बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, आरपीसी इसका उत्तर लीला मानती है। लेकिन अपने राजस्थान में स्थित वो प्रत्येक घोड़ा जिसका नाम हम नहीं जानते हैं उसको लीला ही कहते हैं। अगर आपने महाराणा प्रताप की एक कविता सुनी हो, लीले घोड़ा रे असवार महाराणा मेवाड़ी सरदार, तो उसमें जो चेतक है उसको भी वो जो कवि जिसने कविता लिखी थी वो लीला कह रहा। तो अपने राजस्थान में जो भी घोड़े होते थे उनको लीला ही कहते थे। इवन जो घोड़ियां होती थी उनको लीलन कहते थे। और आरपीसी ने प्रश्न पूछना शुरू कर दी कि साहब तेजा जी की घोड़ी का नाम बताओ, तो आपने कहा लीलन है ना। तो वैसे ये वाला मामला है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता, पहाड़ी इलाका, और नो डाउट मेवाड़ बेल्ट की मैं बात करूं तो वहां भील रहते हैं आदिवासी लोग। तो आदिवासी क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों का ये शब्द सूचक है कीका या कूका। जैसे अपने
मैं ऑल ओवर राजस्थान की बात करूं, कोई छोटा सा बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, तो अपन लड़के को अक्सर कह देते हैं भाइयों, है ना, लालो, या लड़की हो तो उसको अपन कह देते हैं बाई, बाईलो, या जो है, जो भी अपन जो जिस नाम से पुकारते हैं। मैं आपको पश्चिमी राजस्थान का कहूं तो पश्चिमी राजस्थान में छोटे टाबरों को गीगा कहते हैं, गीगा गीगा। एक गाना भी बना, गीगा थारो पालनो गलाद्यो सामी साल में, बाबोसा झूला देसी रे, काकोसा झूला देसी रे, कि छोटे टाबर गीगा, मैं तेरा सामने वाले साल में पालना गाल दूंगी, वहां से जब बाबोसा काकोसा होके निकलेंगे तो वो तेरे को झूला देंगे। तो खैर ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ना कि प्रताप के बचपन का नाम कीका या कुका था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का जो अधिकतर जो बचपन था वो कुंभलगढ़ में गुजरा था, भीलों के बीच में गुजरा था। और भीलों में छोटे बच्चों का जो शब्द सूचक होता है, या पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहां पे छोटे बच्चे का शब्द सूचक होता है कीका या कुका, इसलिए इनको कीका या कुका कहते थे। जैसे अच्छा, ये चीज जो है वो मैंने भी खूब बार कहीं सुन रखी है। जैसा जो गांव, जैसा मेरा ननिहाल है तो वो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, तो वहां पर भी जो छोटा बच्चा होता है, जब किसी का नाम नहीं जानते थे तो मेरे जो मामोसा वगैरह वो सब उनको कुका कुका के पुकारते थे। तो ये ना आप समझ जाना थोड़ा सा कि कीका या कुका पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे बच्चों का शब्द सूचक होता है। इनके दादाजी का नाम क्या था? राणा सांगा। प्रताप के दादा का नाम क्या था? राणा सांगा। और इनकी दादी का जो नाम था वो क्या था? हाडी रानी कर्मावती, हाडी रानी कर्मावती। तो ये अपने महाराणा प्रताप का थोड़ा परिवार का हमने देख लिया इंट्रो, सिंपल सी चीजें थी। कब से कब तक शासनकाल था, कितने वर्ष तक राज किया, पापा मम्मी, जन्म कब हुआ, डेट तिथि दोनों देख ली जन्म स्थान, बचपन का नाम, दादा और दादी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आप इस स्लाइड से उतार लेना प्रॉपरली जो है वो कहाँ पे हुआ था। ओके, ये हमने थोड़ा सा प्रताप के पहले की कुछ चीजें देख ली थी। ओके, हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप के जो नाना थे उनका नाम था अखिराज सोनगरा। वैसे सोनगरा चौहानों ने जालोर पे राज किया था, लेकिन इन दिनों ये पाली में रहा करते थे। और महाराणा प्रताप के विवाह की यहाँ पे बात हो रही है कि महाराणा प्रताप का विवाह अजबदे पंवार के साथ हुआ। कब हुआ? 1557 में। और इनके जो पुत्र पैदा होता है वो कौन होता है? अमर सिंह प्रथम, राजकुमार अमर सिंह प्रथम। और भी आपसे यूं ढंग से पूछ ले कि कहाँ पे ये पैदा हुआ तो आप कहना मचिंद, अपने राजसमंद में एक जगह पड़ती मचिंद, यहां पे जन्म हुआ था राजकुमार अमर सिंह का। ठीक है, तो प्रताप की मम्मी का नाम तो जयवंता बाई और वाइफ का नाम अजबते। शादी कब हुई? 1557 में। और शादी के ठीक 2 साल बाद यानी कि 1559 में राजकुमार अमर सिंह का जन्म हुआ था। तभी हमने देखा था कि महाराणा उदय सिंह अपने पोते के जन्म के अवसर पे उनको एकलिंगनाथ जी को धोख लगाने गए थे अपने कुल देवता के। तब वहां शिकार खेलते खेलते आहड़ की तरफ गए, वहां मोती महल बनाए, फिर अपना अधिकतर समय वहीं बिताते थे। वहां से थोड़े से आगे गए शिकार खेलते खेलते, तो वहां साधु बाबा ने कहा था कि हाँ आप शहर बसाओ, बहुत प्रोग्रेस करेगा और सिसोदिया कुल के हाथों में लंबे समय तक रहेगा। तो उन साधु बाबा के कहने पर ही उन्होंने उदयपुर शहर बसाया था आखा तीज के दिन 1559। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब देख लो आप, महाराणा प्रताप का राज तिलक, भाई जो भी राजा बनेगा राज्याभिषेक होगा, पहली प्रोसेसिंग वही होती है राज तिलक वाली। तो राणा प्रताप के 2 राज्याभिषेक हुए, एक तो कहां पे हुआ? गोगुंदा में। एक कहां पे हुआ? कुंभलगढ़ में। अब गोगुंदा वाला जो राज्याभिषेक था वो थोड़ा सा यूं जल्दीबाजी में ही हुआ, क्योंकि जो जगमाल के सपोर्ट कर रहे थे सरदार, वो महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं थे। वो तो कुछ प्रमुख सरदारों ने मिलकर, इनके नाना और मामा ने सबने मिलकर प्रताप का राज्याभिषेक किया था। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो राज्याभिषेक था उसमें मजा नहीं आया। ये तो 28 फरवरी 1572 को ही हो गया था। और इसमें कौन कौन थे? तो देखो मैंने लिख रखा, अखिराज सोनगरा पाली से, मान सिंह सोनगरा इनके मामा, ये इनके नाना, और सेलुम्बर से कौन? कृष्णदास चुंडावत। और जो कृष्णदास चुंडावत सेलुम्बर का जो जागीरदार होता, जो फाइनल कर देता, वो मेवाड़ का राजा होता था। बाद में जब प्रताप यूं राजा बन गए थे तो इनके दोस्त वगैरह मैसेज किया करते थे, यार ये नौकरी वोकरी लग गई, तुम तो फिर पार्टी सार्टी इनका भी दिन बुलाया ही नहीं यार, इन्वाइट ही नहीं किया। प्रताप ने कहा यार ये बात तो सही है, सालापन राजा बने, भागम भाग में बन गए, इवन ढंग से नहाए भी नहीं थे उस दिन, और यूं लगा ही नहीं यार कि मैं राजा बनूं। भाई आसपास के राजाओं को इनवाइट तो करेंगे, और यूं लगना चाहिए कि मेवाड़ के अगले राजा महाराणा प्रताप बने। लोगों को पता कब चलेगा? इसलिए उन्होंने जो अपना सेकंड राज्याभिषेक है, दूसरा जो राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ में करवाया, और वो प्रॉपर विधिवत तरीके से था। विधिवत तरीके का मतलब आसपास के राजाओं को वह इनवाइट किया, 5 कन्याएं जिमाई, पंडितों को बुलाया, उनको दान किया। तो इसमें थोड़ा आप ढंग से ध्यान रखना है कि दूसरे राज्याभिषेक में मारवाड़ के चंद्रसेन उपस्थित हुए थे, मारवाड़ से। ये 1572 ही है भैया ना,
12 नहीं, 1572। राव चंद्रसेन मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं स्पेशली, क्योंकि अकबर के खिलाफ जहां बगावत की बात आए तो राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से भी पहले थे जिन्होंने अकबर के खिलाफ बगावत की थी। तो ध्यान रखना कि मारवाड़ से कौन आए थे, राव चंद्रसेन आए थे। ओके, अब थोड़ा ना अपन यहीं पे देख लेते हैं एक साथ ही, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है टाबरू, फिर जैसे जैसे हम इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो चलता रहेगा। लेकिन एक बार एक साथ में देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप की राजधानियां कौन सी थी, यानी कि कैपिटल कौन कौन सी थी। तो प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था, उदय सिंह की डेथ यहीं हुई थी, तो इनकी जो पहली राजधानी है वो गोगुंदा थी। ये प्रश्न कई बार आएगा परीक्षा में कि राणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो आपको कहना गोगुंदा। बाद में उनको लगा यार कि गोगुंदा सेफ जगह नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर में केलवाड़ा एक जगह पड़ती है वहां पे स्थापित कर ली थी। बाद में उन्हें लगा यार हो सकता है कि मेवाड़ पे आने समय में मुगलों के अटैक हो, तो अपने को एक सुरक्षित जगह चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी राजधानी कुंभलगढ़ को बना ली थी और कुंभलगढ़ में उन्होंने अपना सेकंड राज तिलक करवाया था। जब उनके हाथों से कुंभलगढ़ निकल जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, अकबर का एक सेनापति होगा शाहबाज खां, वो उस पर अधिकार कर लेगा, तो फिर वो कुछ समय के लिए अपनी राजधानी आवरगढ़ स्थापित करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो पहाड़ों में चले जाते हैं, लगभग 7-8 साल राणा प्रताप पहाड़ों में व्यतीत करते हैं, और उसके बाद में 1585 में वो अपनी राजधानी चावंड बनाते हैं। 1585 में, जो कब तक रहेगी, 1597 तक। कितने सालों तक, 12। तो ये प्रश्न भी आता है कि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी, तो आपको ध्यान रखना 12 वर्षों तक रही थी। अब देखो यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई, जैसे मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि जब महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पे बैठे तो उस समय मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों स्थितियां बिगड़ी हुई थी। आपको कहोगे सर क्यों, तो मैं आपको कहूंगा प्रताप से पहले इनके पापा राजा थे महाराणा उदय सिंह, और महाराणा उदय सिंह के समय 1567-68 में अकबर का अटैक हुआ था, उसमें अपने वालों ने साका कर लिया था, बाद में पहाड़ों में जीवन बिताया था। तो जो मेवाड़ रियासत के सीमांत प्रदेश थे, सीमांत कौन कौन से, आपका ये बदनौर हुआ, जहाजपुरा हुआ, चित्तौड़, रायला, ये वाला जो बेल्ट है शाहपुरा, यहाँ पे मुगलों का अधिकार हो गया। अब मुगलों का अधिकार हुआ तो उन क्षेत्रों से जो टैक्स आता था वो आना बंद हो गया, तो आर्थिक स्थिति बिगड़ी। जब अपने क्षेत्रों पे कोई दूसरा राजा अधिकार कर ले तो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा होती है उसमें भी कमी आती है। फिर वहां पे अगर मुगलों का अधिकार होगा तो अपनी जो सामाजिक स्थितियां हैं, अपनी जो कल्चर है उसमें भी बदलाव आएगा कहीं ना कहीं। तो प्रताप जब राजा बने तो उनके समक्ष ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे 4-5 जो मुख्य भाग है, बदनौर, आपके जहाजपुरा, चित्तौड़, रायला, शाहपुरा, इंपोर्टेंट जो भाग है वो तो मुगलों के पास में चले गए। अब महाराणा प्रताप के पास में 2 विकल्प थे कि वो या तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करके इन क्षेत्रों को वापस अपने अधिकार में ले ले और अपने पूर्वजों का जो इतिहास है उसको कलंकित कर दे, और दूसरी चीज ये कि जो होगा देखा जाएगा, पुष्पा है झुकेगा नहीं साड़ा, क्षेत्रों का देख लेंगे, वापस उन पर अधिकार कर लेंगे। और दूसरा ये था कि स्वतंत्र रहे, और प्रताप को भली भांति पता था कि अगर मैंने दूसरा वाला विकल्प चुना, स्वतंत्रता वाला, तो मुझे भविष्य में खूब सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हारा वही है जो लड़ा नहीं, जिसने लड़ाई जारी रखी है उसकी एक न एक दिन जीत जरूर हुई है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि जब मेवाड़ की गद्दी पर राणा प्रताप बैठे तो उस समय मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये स्थितियां संतुलित नहीं थी, क्योंकि मेवाड़ के सीमांती जो भाग थे, बदनौर, जहाजपुरा, चित्तौड़, रायला, शाहपुरा, ये सब मुगलों के हाथ में चले गए थे। और इस समय महाराणा प्रताप के समक्ष 2 ऑप्शन थे कि एक तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले या फिर अपने आप को स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट रखे। प्रताप ने स्वतंत्रता रहने का निर्णय लिया और भीलों, अपने जो सरदार थे, अपने जो सामंत थे, उनको सबको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके और अच्छे अच्छे पदों पे बिठाया। देखो ये प्रताप का दिमाग देखो आप, कि भील जो उसके सहयोगी है, उसके सामंत जो उसके सरदार है, उनको वो अपने नजदीक ले रहा, अपने क्लोज ले रहा है। आपको कैसे क्लोज कैसे, जैसे मान लो आज अपनी कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 100 वर्कर्स है, अपन चाहते हैं कि वो 100 वर्कर्स अपने से दिल से जुड़ के रहे, इसलिए दीपावली, होली इन पे बोनस दिया जाता है, या कभी लगा कि यार कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो वो उनको और कोई गिफ्ट दे दिए और कोई कपड़े दे दिए, अच्छे अच्छे उनके प्रमोशन करे, तो उन बंदों को भी लगेगा यार हम जो कमा रहे हैं, अपनी जो कंपनी कमा रही है, तो उसका कुछ भाग हमें भी मिल रहा है, या हमारी भी इज्जत हो रही है, हमारी भी रेस्पेक्ट हो रही है।
तो जो एक हार्टली कनेक्शन बनेगा और हटली कनेक्शन बनेगा तो फिर तो बहरे लड़ाई आर पार की होगी। जो मजदूर अमूमन 8 घंटे दिन में 8 घंटे काम करे वो 10 घंटे करके जाएंगे। तो महाराणा प्रताप ने भी भील सामंत सरदारों को अपने अच्छे अच्छे पदों पर उनको बिठाया ताकि उनके मन में महाराणा प्रताप के प्रति इज्जत वाली भावना पड़े। यहाँ मैंने लिख रखा है कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले शासक जिन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं की अकबर की फेसबुक पे, वो कौन कौन थे? मारवाड़ का राव चंद्रसेन, सिरोही का सुल्तान देवड़ा और मेवाड़ के राणा प्रताप। फिर मैंने आपको बताया था कि सुल्तान देवड़ा ने लास्ट में कर ली थी अधीनता स्वीकार, लेकिन इन दो बंदों ने, राव चंद्रसेन और राणा प्रताप, ये तो पुष्पा के तगड़े दीवाने थे, झुकेंगे नहीं, लास्ट में मर गए थे लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यहाँ देखो मैं लिख रखा कि सैलूमर के जो कृष्णदास चुंडावत थे उन्होंने महाराणा प्रताप के तलवार बांधी थी। इनमें सुल्तान देवड़ा जो अंत में अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, परंतु प्रताप व चंद्रसेन ने मरते दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब उधर हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बना बैठा अकबर, इधर महाराणा प्रताप ने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो अकबर जो होता है, कहीं ना कहीं अकबर के मन में भी मेवाड़ के प्रति थोड़ी बहुत सिंपैथी थी, थोड़ी बहुत दया थी। आपको अगर सर कैसे है तो मैं कहूंगा 1568 में तीसरा साखा, और जब अकबर ने आमेर वाले भगवान दास के कहने पर जो कत्लेआम का आदेश जारी किया था, तो वो जो कलंक था अकबर के जीवन पे, अमिट कलंक था। बाद में अकबर को रियलाइज हुआ, यार मैंने क्या कर दिया, मुझे गढ़ जीतना था, मैंने जीत लिया, गढ़ पे अधिकार कर लिया, लेकिन निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहिए था। इसलिए कहीं ना कहीं अकबर के मन में एक तो वो चीज चली रही थी, और फिर जो अकबर था उसने अपने पूर्वजों का थोड़ा यूं देखा, बाबर का देखा। अच्छा, बाबर अपने दादाजी, उधर प्रताप के दादाजी सांगा लड़े थे, वो तो बहाड़ बहाड़ ही बच गए थे, तोपों ने और तीरंदाजों ने बचा लिया था खानवा के युद्ध में वरना मेवाड़ियों ने उस दिन सल्टा दिया होता। और वो तो सांगा सह कुशल अगर चंदेरी के युद्ध में पहुंच जाता, बीच में रास्ते में जहर नहीं देते सैनिक, तो बदला जरूर लेता वो। तो कहीं ना कहीं प्रताप को ये भी, अकबर को ये भी पता था कि अगर राजस्थान पे हमें अच्छे से राज करना है, राजस्थान के राजाओं से अगर हमें मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता का जो संबंध रखना है, तो सबसे पहले मेवाड़ से मित्रता स्थापित की जाए, क्योंकि जब तक मेवाड़ से मित्रता स्थापित नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना। और मैं आपको कहूं तो अकबर जो है उसने लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, और जो बाकी कुछ बचे कुछ थे पश्चिमी राजस्थान वाले, जैसे जोधपुर स्टेट था, आपके बीकानेर स्टेट था, जैसलमेर था, मेड़ता था, तो इन सब ने नागौर दरबार 1570 याद करो आप, अकबर ने 1570 का नागौर दरबार लगाया इसलिए था ताकि वो पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन कर ले। अकाल का तो बहाना लेके आता वो कि मैं अकाल राहत कार्य करने आया हूँ, और वास्तविकता और थी कि वो पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए नागौर दरबार को पश्चिमी राजस्थान के राजाओं की जो स्वतंत्रता उसकी अंतिम कड़ी कहते हैं, उसके बाद में स्वतंत्र हुए ही नहीं थे वो। इसलिए कहीं ना कहीं अकबर के माइंड में एक चीज थी कि यार मेवाड़ वालों को राजी खुशी दोस्ती का इनविटेशन भेज के इनको मना लो। तो ऐसा कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फेसबुक पर भेजी, इंस्टा पर भेजी, है ना, व्हाट्सएप पर भेजी, और कौन कौन से ऐप है उन पे भेजी, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार हर जगह से ब्लॉक ही मार दिया था लास्ट में। अब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन कौन लेके आया था वो देख लो आप। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मित्रता बनाने के लिए जो भेजा गया शिष्टमंडल था, या जो इन्होंने दूत भेजे थे, सबसे पहले भेजा था जलाल खां कोरची को। सबसे पहले किसको भेजा? जलाल खां कोरची को। कौन से महीने में? तो जून 1572, राजा बनते भेज दिया। फरवरी में तो राजा बना, फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई और जून में पहले किसको भेज दिया? जलाल खां कोरची को। जलाल खां कोरची जो है, ऐसा कहते हैं, अच्छा एक राजनीतिज्ञ था, अकबर के दूत के रूप में मैसेंजर। तो नो डाउट दूत जो होते थे उनको यूं बड़े इज्जत से रखा जाते थे। तो जलाल खां आए, महाराणा प्रताप ने अपने तो अतिथि देवो भवे, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान जाना जाता है, अच्छे से यूं उनकी सेवा पानी की। जलाल खां कोरची जो है लास्ट मेन पॉइंट पे आते हैं कि साहब मैं यहाँ पे आपका मेहमान बन के तो आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ सेवा करवाने नहीं आया हूँ, कोई बात करने के लिए आया हूँ। प्रताप ने कहा फरमाओ, आदेश करो। क्या आदेश है? क्या साहब वो जो अकबर है उन्होंने थोड़ा कहलवा के भेजाया कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, कम से कम इंस्टा पे तो कर लो।
प्रताप ने कहा ना, खान साहब आप वापस जाइए, और कभी आपका उदयपुर की साइड आना हो तो आप जरूर पधारना। हम हमेशा अतिथि देवो भवे के सिद्धांत पे काम करने वाले आदमी, लेकिन अधीनता स्वीकार मेरे बाप दादाओं ने की न मैंने की, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो जलाल खां कोरची जो वापस चला गया, दूध था भाई, वापस गया ना अकबर को जाके सारी चीजें कह दी, साहब ट्राई मत करना उधर, साफ साफ राजस्थान में गए तो जड़ऊ मना कर दिए। अकबर ने सोचा यार नया नया राजा बना है, फरवरी में तो बना, मार्च अप्रैल मई जून 3-4 महीने तो हुए, हो सकता है कि अभी यूं राजलोभ के अंदर ज्यादा बिजी रहा होगा या इतने गुण नहीं होंगे उसके अंदर, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो अकबर ने साल भर का गैप दे दिया। कितने भर का? साल भर का। और कहीं ना कहीं फिर अकबर के माइंड में एक चीज और आई कि मैंने प्रताप से बातचीत करने के लिए एक मुस्लिम बंदे को भेजा, क्यों ना मैं एक हिंदू बंदे को भेज के देखो तो बात बन जाए, राजपूत को ही भेजूं उससे बात करने के लिए। लेकिन अकबर को क्या पता था कि असली आग तो वहीं लगनी है। तो इसके ठीक 1 साल बाद यानी जून 1573 में उसने भेजा मान सिंह को। अब मान सिंह कौन उस समय? आमेर का राजकुमार, भगवान दास का बेटा था मान सिंह, इसको भेजा। अब वही वाली बात, आदर सत्कार के लिए तो मेवाड़ी का पूरा राजस्थान अच्छे से जाना जाता है, तो अच्छे से यूं ढंग से इनका आदर सत्कार किया। और जो मान सिंह ने कहा कि मैं महाराणा प्रताप से मिलना चाहता हूं, तो महाराणा प्रताप खुद तो आए नहीं, और ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने बेटे को भेज दिया, अमर सिंह फर्स्ट को। अब अमर सिंह भी इस समय खूब बड़े हो गए थे, अमर सिंह को भेज दिया था, अमर सिंह फर्स्ट को भेज दिया था। अब मान सिंह जिस बात करने के लिए आया था वो तो बात तो छिड़ी ही नहीं। ऐसा कहते हैं कि अभी मैं बताऊंगा आपको, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग इसके बारे में मानना है। कोई तो कहते हैं कि पिछोला झील के किनारे मुलाकात हुई थी, कोई कहते हैं उदय सागर झील। एक बार इसको होल्ड रखो क्योंकि यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो मैंने साइड में कहीं चिपका रखी भी बता दूंगा। तो किसी झील के किनारे इनकी मुलाकात हुई, मान सिंह वहां बैठा, यो खाने वाने का पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा, अच्छे से किया जा रहा है, और मान सिंह को खाने के लिए इनवाइट किया, टेबल वेबल लगाई। मान सिंह ने पास में खड़ा था, बोले यार राज परिवार से कोई नहीं आएगा, तो मेरी बात तो उन्हीं से करनी है। तो कहा 2 मिनट रुको हम फोन करते हैं। उधर से कहा कि अमर सिंह, कुछ ही देर बाद में अमर सिंह वहां पे प्रेजेंट हो जाता है। अमर सिंह उनके पास में आके बैठ गया, जय माता जी की करके। तो मान सिंह ने कहा कि अरे अमर सिंह ठीक है आप आए, लेकिन आपके पापा से मुझे बात करनी है। अमर सिंह ने कहा पापा से बात करनी है तो आपके पापा को भेजना। मान सिंह ने कहा मतलब? बोल मतलब तो यही हुआ कि मैं राजकुमार हूं, आप भी आमेर के राजकुमार हो। अब राजकुमार से बात करने के लिए कौन जाए? राजकुमार ही जाए। अगर आपका पापा आए हुए होते जो आमेर के राजा है, तो राजा से राजा बात करेगा, राजकुमार से राजकुमार, इसलिए मैं आ गया। अरे बोले यार तू क्या इतनी छोटी छोटी चीजों को मेंशन करता है, एक बार पापा को बुला तेरे प्रताप को, कुछ बात करने के लिए भेजा मुझे अकबर ने। कहा वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बोले उनके थोड़ा हेडेक हो रहा है, उनका माथा दुख रहा है। फिर मान सिंह को रियलाइज हो गया बेटा ये जो है वो उसी चीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि राजकुमार से राजकुमार बात करेगा। तो मान सिंह वहां से उठता है गुस्से में, ऐसा कहता है कि जो वो टेबल लगाई थी खाने की उसके यूं लाती ठोके झील के अंदर ही भगा देता, उसको गुस्से के अंदर हो गया था लाल पीड़ा। और अमर सिंह को कहा था कि तेरे पापा को बोल देना कि तुम्हारे माथे का जो दर्द है ना वो तो मैं ठीक कर दूंगा, और पैरों के जो जोड़ों का दर्द है ना वो जो चल के यहाँ पे नहीं आ सकते वो भी ठीक कर दूंगा। ये कह कर वहां से निकलने लगा। अमर सिंह ने कहा मान सिंह जी एक काम करना, फिर अकबर को बोलना, आपके फूफा जान को बोलना कि अगली बार कोई दूत नहीं भेजे, क्योंकि मेवाड़ अधीनता आज स्वीकार करे न काल स्वीकार करे। और आप जो कह रहे हो ना कि घुटनों का दर्द माथे का दर्द, तो वो तो युद्ध के मैदान में पता चल ही जाएगा कि कौन बेटा है न कौन बाप है। फिर मान सिंह वहां से निकलने लगा और उसको फिर हिला पड़ा कि मान सिंह जी एक बार क्या आप जाओगे अभी आगरा? हाँ, अजमेर वजमेर में मांडलगढ़ में हमारे यहाँ की चूड़ियां बहुत फेमस है, आपकी बुआ के लिए चूड़ियां ले जाना। मान सिंह को और गुस्सा आया, और मान सिंह थोड़ा आगे बढ़ा रहा। अमर सिंह तो फिर चूंटे पे चूंटिया ले। फिर कहा एक काम करना, जब तुम युद्ध लड़ने आओ तो वहां तुम्हारे पापा को साथ में लेके आना। तुम टाबर हो अभी मान सिंह जी, पापा को साथ में लड़ा, हो सके तो फूफा जान को भी साथ में लड़ा, एक ही बार में जो हमारा पीछा छूट जाए। तो मान सिंह तो बहिरा वहां से आंख बबूला हो गई, भगा था वापस, सीधा आया अकबर के पास। अकबर के पास में आके यो कि मुझे अभी तुरंत की तुरंत सेना दो,
मैं मेवाड़ पे अटैक करूंगा, मेवाड़ वालों ने आमेर वालों को क्या समझ लिया है, ऐसी न ऐसी बातचीत चल रही है। अब वही साइड में उस दिन अकबर जो है वो अबुल फजल से कुछ लिखवा रहा था कि देख ये चीजें जो है अकबरनामा में ऐड कर दे, नई चीजें हुई है, नया अपडेट हुआ है, तेरे को पता नहीं राजस्थान में नए 19 जिले बन गए, ऐड कर उनको। तो वो उनसे ऐड करवा रहा था। तभी मान सिंह भी गुस्से में वहां यार, उसने सारी बातें की। अबुल फजल जो है उसने कहा साहब लिख दूं पेज के अंदर अकबरनामा के अंदर लिख दूं कि मान सिंह जी और अमर सिंह की, प्रताप तो आया नहीं था मिलने, मुलाकात एक झील के किनारे हुई और वहां पे मान सिंह जी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो लिखने लायक नहीं है। तो अबुल फजल जो था उसने पूछा, अकबर ने पूछा मान से, अरे झील कौन सी थी? तो ले देखे जहां अपने को उदयपुर का नाम आता है तो हमें पिछोला झील ही याद आवे, क्योंकि पिछोला झील का जिक्र गानों में भी, आपने अगर राजस्थानी गाने सुने, पिछोला झोला खावे सा, है ना, तो उदयपुर का नाम लेते ही पिछोला झील, उदय सागर, राम जाने जो जयसमंद झील है, और भी खूब सारी, उनको कोई नहीं जानता, लेकिन उसको ज्यादा जानता है पिछोला, क्योंकि पिछोला फेमस है यार, पिछोला मतलब उदयपुर। तो शायद मानसिंह को भी उतना याद नहीं रहा होगा, गुस्से गुस्से में उसने कह दिया कि हमारी मुलाकात पिछोला झील के किनारे हुई थी। और अबुल फजल ने कहा लिख दूं, तुम्हारे को खाना वाना ही नहीं खाया, ढंग से मुंह ही नहीं लगाया। और मान सिंह ने गुस्से से अकबर को कहा इसको समझा और मैं दांत तोड़ दूंगा कि अबुल फजल के एक दिन। तो फिर कहा कि क्या लिखूं? तो बोले ऐसे लिख कि मुलाकात पिछोला झील के किनारे वीर शांति प्रिय हुई थी ढंग से, है ना, इतिहास में कलंकित करेगा। तो अबुल फजल लिखता है कि पिछोला झील के किनारे शांति प्रिय हुई, लेकिन भला हो डोकरा, कर्नल जेम्स टोड पे कभी कभी गुस्सा आता है कि वो इधर के तार इधर भिड़ा गया, हालांकि जीएच ओझा जी ने उनको वापस ठीक किया, लेकिन यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड अच्छा काम करके गया, क्योंकि मेवाड़ में वो रहा, वहां के लोगों से उसने पूछा, और वहां के लोग तो भली बातें जाने इस मुलाकात को। तो कर्नल जेम्स टोड अपने जो पुस्तक है उनमें ये लिखता है कि मान सिंह और अमर सिंह की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई थी और वो शांति प्रिय नहीं थी। ये जो चीज मैंने आपको बताई है, खाना वाना नहीं खाया था, ये सारी चीजें कर्नल जेम्स टोड ने, तो डोकरा यहां से ही कह के गया, ठीक है ना, वो आगे मैंने सारी चीजें बता रखी है। फिर मान सिंह से भी बात नहीं बनी, तो उसके कुछ ही महीनों बाद जुलाई अगस्त सितंबर भगवंत दास को भेज दिया। भाई अकबर ने सोचा यार कि ठीक है, राजकुमार से राजकुमार वाली टूनिंग नहीं बैठेगी, राजा जी को भेज देते हैं। भगवंत दास जी गए, महाराणा प्रताप ने आदर सत्कार किया, खुद मिले डायरेक्टली, सारी चीजें बातचीत हुई। लास्ट में वही भगवंत दास बोले मेरे बेटे से तो आपने बात ही नहीं की, पुरानी बातें धूल पटको, आप बताओ क्यों आए हो? वो अकबर ने कहा है थोड़ी दोस्ती वोस्ती कर लो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। प्रताप ने साहब कहा कि साहब नहीं, मुझे माफ करो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, आपके आमेर वालों के जैसे हम नहीं है, हम स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्रता का पालन करेंगे। भगवंत दास से भी बात नहीं बनी, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगले ही महीने में दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेज दिया। टोडरमल जो है बोलने में बड़ा एक्सपर्ट आदमी था, या अच्छे अच्छे को अपनी बातों में फंसा लेता था। तो अकबर को लगा यार ये फंसा लेगा अच्छे से, तो टोडरमल भी वहां पे गया और महाराणा प्रताप का ले देके एक ही जवाब, टोडरमल जी आओ, सेवा सत्कार आपका करेंगे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप भी समझ गया था जल्दी ही युद्ध होगा, दिमाग उसमें भी था। उसने कहा यार पहला और दूसरा राजदूत आया था, साल भर का गैप था, लेकिन अब अकबर मेवाड़ को अधीन करने के लिए इतना आतुर है, उसको इतनी जल्दी है, क्योंकि वो कुछ ही महीनों में शिष्टमंडल के लोग भेजने लग गया। और महाराणा प्रताप 1572 में डिसाइड कर चुके थे कि झुकेगा नहीं साला, उनको पता था नहीं झुकूंगा युद्ध लड़ा जाएगा। इसलिए महाराणा प्रताप ने जून 1572 से ही हल्दी घाटी की युद्ध की तैयारियां जोरों शोरों से कर ली थी। गाड़ियां लोहारों को कहलवा कर अपनी तलवारें बनवाई थी। जो भील सामंत सरदार है उनको मोटिवेट किया, अपनी सेना के अंदर अच्छे अच्छे सैनिकों को शामिल किया। अब जो बंदा 4 साल से आरएस की तैयारी कर रहा है यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में लगेगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में और प्रताप उसकी तैयारी 72 से ही कर रहा, तो नो डाउट कहां हारेगा वो बंदा, जीत गए थे महाराणा प्रताप। अब देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने कि मिर्जा राजा मान सिंह और जो महाराणा प्रताप की मुलाकात है उसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद क्या क्या है। जो सेकंड शिष्टमंडल था, अच्छा आप देखो इसको ऐसे याद कर लेना, या तो JMBT कर लेना, या फिर आप ऐसे याद करना चाहो तो इसको ऐसे देख लेना, जम्मा भट्टो, जम्मा भट्टो। क्योंकि भाई महाराणा प्रताप में ये चीज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। या तो आपसे इनका कर्म पूछ लेगा, अकबर द्वारा प्रताप को भेजे गए जो शिष्टमंडल के लोग थे उनका कर्म बताओ, या अक्सर ऐसा प्रश्न आता है कि इनमें से कौन अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल में से शामिल नहीं था, तो जम्मा भट्टो ये क्रम वाइज है, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल।
अबुल फजल जो है वो क्या कहता है कि पिछोला झील के किनारे हुई और प्रेम पूर्वक थी, झूठी लिखा उसने, और ढंग से झील का नाम भी नहीं लिखा, क्योंकि उदयपुर का नाम लेती पिछोला झील ही आवे। या हो सकता है कि मानसिंह उस दिन गुस्से में था और उसने अबुल फजल को ये कह दिया होगा कि तू तू खुद ही पता कर लेना झील पील कौन सी थी। तो अबुल फजल ने पूछा होगा किसी अजमेर फजमेर के किसी सूबेदार को, तो उसने कहा यार उदयपुर में तो एक ही झील है, पिछोला उसके किनारे हुई होगी। कर्नल जेम्स टोड जो है ये डोकरा अच्छी इंफॉर्मेशन देता, वो कहता उदित सागर झील के किनारे हुई थी। और है ना, अमर सिंह फर्स्ट आए थे, महाराणा प्रताप आए ही नहीं थे, और मुलाकात बिल्कुल भी ठीक नहीं रही थी, दोनों के बीच में बस गुत्थम गुत्थी नहीं हुई थी, बाकी सब कुछ हो गया था। तो अकबर द्वारा जो भेजे गए शिष्टमंडल था, जब उसका कोई मतलब नहीं निकला तो दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी। पता था युद्ध लड़ना जाना है, युद्ध लड़ा जाना है। और साथियों, अब होगा हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। चीजें इतनी थी, इतना इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग गया। अगर मैं आपको पूरा प्रताप एक साथ पढ़ा दूंगा तो 2-2.5 घंटे का हो जाना है। इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध के जो बाद का मामला है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, है ना। तब तक आप लोग इसको ढंग से याद कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।